बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं PSL गेम ऑन। PSL का 11वां एडिशन और मैचेस जो हैं वो 10 हो चुके हैं। आज 11वें एडिशन में 11वां मैच होगा और वो मैच भी बड़ा एक तगड़ा मैच है इस टूर्नामेंट का। अगर मैं कहूँ सबसे तगड़े मैचेस अगर होंगे तो लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान होंगे, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है वो पंजाब से हैं और दोनों ही ऑनर्स का ताल्लुक भी पंजाब से है। तो कह सकते हैं कि आज का मैच जो है वो व्यूअरशिप के हवाले से भी भरपूर होने जा रहा है। लेकिन कल भी दो मैचेस हुए, 9वां और 10वां मैच कल हुआ, जिसमें कराची किंग्स ने 5 विकेटों से जो है वो जीत हासिल की है और उन्होंने टूर्नामेंट का जो पॉइंट्स टेबल है उस पर भी टॉप पोजीशन जो है वो अब बना ली है। और साथ ही साथ एक और मैच कल हुआ जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कह सकते हैं कि जीत को लेकर खाता खोला है। वैसे तो उनका एक पॉइंट था बारिश के बायस, लेकिन 8 विकेटों से कामयाबी उन्होंने कल समेटी है। और जिस तरह से कल 2 मैन ऑफ द मैच सामने आए और दोनों ही मैन ऑफ द मैच जो थे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इनसे कि ये भी मैन ऑफ द मैच होंगे और अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। आजम खान को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद थी, लेकिन उन्होंने कल बड़ी अच्छी इनिंग खेली और वो अपने मैच में मैन ऑफ द मैच हुए। और साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से शादाब खान जो थे वो मैन ऑफ द मैच हुए। एक और बड़ी खबर कल चलती रही जिसमें जो फ़खर जमान थे उन्होंने मैच फिक्सिंग बॉल टैंपरिंग को लेकर अपनी अपील जो थी वो डिसिप्लिनरी कमेटी को दायर की थी, जो कल उसका भी फैसला आ गया और उनकी 2 मैचेस की जो पाबंदी है वो बरकरार रखी गई है। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब इससे बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और हम आज अपने प्रोग्राम में सबसे पहले स्टूडियो में खुश आमदेद कहते हैं नुमान मुरीर को, जो कि अपनी माहिराना राय और जो उन्होंने एनालिसिस किए कल उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, कल 2 मैचेस हुए। आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के मैच के बाद ये बात तय होगी कि पॉइंट्स टेबल की पोजीशन हिल सकती है थोड़ी सी, क्योंकि रन रेट लाहौर कलंदर का काफ़ी बेहतर है, लेकिन कराची का कल रन रेट काफ़ी बेहतर हो गया था। सो कल के मैच, पहले मैच पर हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल 5 विकेटों से कराची ने जो है वो मैच जीता, जिसमें आज़म खान मैन ऑफ द मैच रहे। आपको कल के मैच में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आप मुझे बताएं। अच्छा, सबसे पहले अगर कल रात वाले मैच की बात करें जो कराची किंग्स ने बआसानी जीत लिया, हालांकि जो टारगेट था वो 198-99 रन्स का था जो कराची किंग्स ने चेज़ करना था। पिंडीज़ ने अगरचे बैटिंग अच्छी की, लेकिन बॉलिंग के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो लैग कर गए। अच्छा, कल के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस कर रहे थे, ये PSL जो है बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जो है वो जगह भी बनाएगा इंटरनेशनल पाकिस्तान फ्लैग के लिए, और बहुत सारे प्लेयर्स के लिए ये मतलब उनका कैरियर भी ख़त्म कर सकता है। तो उनमें से एक आज़म खान और शादाब खान का नाम हमने कल डिस्कस किया था। आज़म खान फ़िटनेस के हवाले से उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगरचे वो एक मैच में परफॉर्म कर गए हैं और अच्छी बैटिंग की है उन्होंने और अपनी टीम को मैच जिताया है। साथ उनके डेविड वार्नर थे जो उनके कराची किंग के कप्तान है, वो भी एक अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। यहाँ पे एक चीज़ को देखना होगा कि जब हम किसी प्लेयर को साइन करते हैं तो पाकिस्तान में उसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है, लेकिन ये जब प्लेयर जब आते हैं यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं, वो अपनी फ़िटनेस को भी साबित करते हैं और साथ में अपनी जो भी उनको रोल दिया जाता है वो उसको भी साबित करते हैं। डेविड वार्नर जिस तरह अभी तक परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे नाक़दीन को उन्होंने मुँह भी बंद किए हैं कि भाई एज जो है वो फैक्टर नहीं है, हम परफॉर्म करते हैं तो इसीलिए आप लोग हमें बुलाते हैं। इसी तरह आज़म खान एक मैच सिर्फ जो है ना, अभी पूरा PSL बाकी पड़ा, एक मैच अच्छा खेल गए आप, कल आपका दिन था, ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगला दिन भी आपका हो। ये जो परफॉर्मेंस है आपको कंटिन्यूसली दिखानी होगी, क्योंकि अभी आपका बहुत सारा कैरियर पड़ा है। ये सब जानते हैं कि आज़म खान को किस तरह टीम में वापस लाया गया था और किस तरह फिर सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो उस लेवल की नहीं आ पा रही थी कि वो पाकिस्तानी टीम में मज़ीद जगह बना पाते। लेकिन कल के अगर बैटिंग को देखा जाए तो आज़म खान ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको अब अपने फिटनेस लेवल पे भी गौर करना चाहिए थोड़ा सा। जिस तरह शर्जील खान ने अपना वेट कम किया, इसी तरह आज़म खान को भी चाहिए अपना वजन कम करें। खान को अपना वेट कम करने में 20 साल लगे, 20 साल लगे। अब आज़म खान को देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन असल जो है ये चीज़ है कि आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है। सिर्फ एक मैच परफॉर्म करके मैन ऑफ द मैच बन के आपको हीरो नहीं बनना। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली गेम खेलते हैं और कंटिन्यूसली ही परफॉर्म करते जाते हैं, चाहे उनके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो। डेविड वार्नर ने भी 50 रन की एक बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली
और जो कि 36 बॉलों पर थी। आज़म खान ने 34 बॉलों के ऊपर 74 रन बनाए थे, जिसमें उनके, क्योंकि वो छक्कों को लेकर बहुत जाने जाते हैं, और उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके लगाए थे। स्ट्राइक रेट उनका जो था वो 217 का था। अच्छा, ऊपर से अगर बात करें, आपको पता है कि यूएई के प्लेयर हैं मोहम्मद वसीम, जो कि खेलते हैं कराची की जानिब से। उन्होंने 11 बॉलों पर 23 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा ही तगड़ा रहता है। फिर साथ साथ सलमान अली आगा 24 बॉलों पर 29। वंस अगेन एक और पॉइंट उनकी तरफ उठ गया है कि वो इस टूर्नामेंट में अब तक जो 3 मैचेस खेले हैं उसमें ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, रन्स नहीं बना पा रहे हैं, या उनको टेंशन नहीं है कि उन्होंने रन्स बनाने या नहीं बनाने, क्योंकि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में वो उनको यही लगता है कि वो कप्तान होंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय कि शायद ऐसा ना हो। उसके बाद फिर अगर बॉलिंग की बात करें ज़रा, क्योंकि कराची किंग्स की जानिब से जो बॉलिंग है उसके एनालिसिस में बता दो, फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। हसन अली वंस अगेन उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है। यस, हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की हैं। मुझे लगता है फिर से वो टॉप पर आ गए हैं जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस है। उसके अंदर मीर हमजा ने एक खिलाड़ी को आउट किया, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव रहे कल वो। एक ओवर मोइन अली ने शुरू में किया, उनसे हमेशा करवाते हैं कि शायद चलो कोई एक आधा चांस मिल जाए, बट उन्हें 13 रन पड़े, दोबारा ओवर नहीं मिला। खुशदिल शाह बड़े मुझे बॉलिंग के अंदर ना इस टूर्नामेंट के अंदर बड़े लग रहा है कि कुछ वो बॉलिंग में और कुछ बैटिंग में कर रहे हैं। उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं कल। लेकिन जो हम दूसरी इनिंग की बात कर लेते हैं कि रावलपिंडी की जानिब से बैटिंग किसने की थी, तो डैरल मिचेल ने कल एक अच्छी इनिंग खेली थी 65 रन की। उसके बाद सैम बिलिंग ने 58 रन की इनिंग खेली थी। कल हम इसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि पता चल जाएगा कि क्या होता है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर बैटर्स को लेकर। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको मामला छेड़े हैं कि कराची किंग्स को लेकर के क्या मैच उनका रात वाला हुआ। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब डेविड वार्नर को के बारे में ये लोग कह रहे थे कि जी वो बूढ़े प्लेयर हैं तो उस तरह से इफेक्टफुल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तो जो आपने बात की कि जी एज जो है वो नंबर है, लेकिन परफॉर्मेंस जो जैसे अगर हम आईपीएल में देखें, धोनी खेल रहे हैं, विराट कोहली खेल रहे हैं, फिर बहुत सारे सीनियर प्लेयर वहाँ पर भी खेल रहे हैं। अच्छा, मैं डेविड वार्नर पे यही बात कर रहा था कि देखें वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो एज ए कैप्टन टीम को लेके चल रहे हैं, उन वो प्लेयर्स को जो है वो उनके साथ मुसलसल बातचीत कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, वो लोगों को अपने प्लेयर्स को उनके रोल्स के बारे में बार बार बता रहे हैं, फील्डिंग को चेंज करवा रहे हैं। मतलब वो अपना जो उनका पास का एक्सपीरियंस है वो सारा कराची किंग्स के साथ शेयर किया जा रहा है। जहाँ तक आपने सलमान अली आगा की बात की, तो कल भी हमने यही बात की थी, 1-2 नाम लिए थे, जिसमें एक मैंने सऊद शकील का नाम लिया था और सलमान अली आगा का नाम लिया था कि ये हमारे T20 फॉर्मेट में नहीं फिट होते। लेकिन अगर पाकिस्तान की लीग मौका मिला है तो यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनको परफॉर्म करना चाहिए अगर इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से मज़ीद खेलना है। लेकिन कल फिर वही काम होता है कि T20 के अंदर इस तरह नहीं हो सकता कि जितनी गेंदें आप खेलेंगे उतने ही स्कोर बनाएं। इस पर मैं अगर कल इस इनिंग के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आपको पहला मैच याद होगा, 94 रन पे करोटा ग्लेडिएटर के 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे और हसन नवाज ने वहां पे जाके जो बैटिंग की है, बड़ी क्लासिकल बैटिंग की। खैर उस पर भी बात करते हैं, बाद में आते हैं। लेकिन ये चीज आपके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में सब में फ़र्क है। वनडे क्रिकेट में आप चल सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आप चल सकते हैं, और नो डाउट के सऊद शकील टेस्ट का प्लेयर है और वनडे में जिस तरह सलमान अली आगा और टेस्ट में भी परफॉर्म करता आ रहा है, T20 में उसकी परफॉर्मेंस इस तरह नहीं है। अगर से एक आधा मैच में उन्होंने कम गेंदों पर ज़्यादा स्कोर कर लिया, स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, लेकिन जहाँ टीम को ज़रूरत होती है, जब आप बड़ा मैच खेलने जाते हैं, 200 रन का टारगेट चेज करने जाते हैं, तो फिर हर प्लेयर से ये तवक्को की जा रही होती है कि वो बेहतर परफॉर्म करे। अगर कल खुदा न खास्ता अगर आजम खान हम कह लें मैन ऑफ द मैच बने, वो परफॉर्म ना करते, अगर डेविड वार्नर परफॉर्म ना करते, तो नीचे तो आपके पास फिर खुशदिल शाह और आपकी जो बैटिंग लाइन में सलमान अली आगा ही बचते हैं ना। तो जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर कराची किंग ये मैच नहीं जीत पाती। तो सलमान अली आगा को और इस चीज़ को देखना होगा कि अगर उन्होंने T20 में मजीद अपना कैरियर लेके चलना है, मजीद आगे जाना है, तो उन्हें T20 की क्रिकेट की तरह खेलना होगा, परफॉर्म करना होगा। वो एज ए ऑलराउंडर भी काम कर सकते हैं, वो एज ए बॉलर भी काम कर सकते हैं, वो एज ए बैटर भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ना वो बैटिंग से कोई इतना अच्छा हमें खुश कर सके हैं, ना ही वो बॉलिंग से। इसके बरक्स अगर मैं फ़हीम अशरफ की बात करूं तो वो डेड ओवर्स में आते हैं, वो भी हमारे पास एक ऑलराउंडर है ना, वो डेड ओवर में आते हैं, वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर जाते हैं T20 के हिसाब से, चाहे वो बॉलिंग में कर रहे हो चाहे वो बैटिंग में कर रहे हो।
लेकिन सलमान अली आगा वर्ल्ड कप से ले लें, पीछे सीरीज से ले लें, कंटिन्यूसली जो है वो T20 में फ्लॉप आते जा रहे हैं। सलमान अली आगा को यहाँ पे अपने जो है क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी इनिंग पे फोकस करना चाहिए कि जब टीम को ज़रूरत है तो वो परफॉर्म करे। उसके ऊपर भी डिस्कशन हम रखेंगे जारी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जब ज़्यादा बात करता हूँ तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वो फिर वो कहते हैं कि जी ज़्यादा थोड़ी खिंचाई होगी। लेकिन चले अब आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम जो पहला मैच हुआ था कल, हम इसी शो के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे शामिल हुसैन के ऊपर कि रोज़ाना 50 रन नहीं होते, रोज़ाना नहीं खेला जाता। लेकिन वही बात हुई हमारे गुफ्तगू के दौरान ही, जैसे प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ तो शामिल हुसैन 21 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ शकील ने कल 42 रन बनाया था। साउथ शकील जो है मुझे थोड़े इम्प्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, वो रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कप्तानी की जिम्मेदारी है वो मुझे लगता है कि वो उठा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ख्वाजा नाफे की बात करूं, वो कल फिर उन्होंने रन्स नहीं किए, फ्लॉप नज़र आए। फिर हसन नवाज़ के बारे में आप बात कर रहे थे कि उन्होंने 36 बॉलों के ऊपर 66 रन की इनिंग खेली। तो ये PSL के अंदर तो ये रन्स हो रहे हैं, लेकिन जब PSL के बाद जब इंटरनेशनल जो मैचेस आते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी जल्दी, क्योंकि आपकी लोकल क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शादाब खान ने कल 3 खिलाड़ियों को आउट किया, कल उनकी बॉलिंग अच्छी रही। और अगर हम बात करें कोयटा की तो कल कोयटा ने भी जो है काफ़ी कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोयटा की टीम जो है वो शायद इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो मज़ीद अच्छी कारकर्दगी। हालांकि उनकी टीम को अगर मैं ओवरऑल देखूं तो टीम तो बहुत बैलेंस है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद अब वो कुछ करने के मूड में है। जैसे कल उनके समीर मिन्हास ने, क्योंकि हम शुरू से टूर्नामेंट में बात करते चले आ रहे हैं कि समीर मिन्हास जो है वो एक अच्छा टैलेंट है और वो एक इम्पैक्ट रखते हैं T20 के अंदर। कल उन्होंने 48 बॉलों के ऊपर 42 रन की इनिंग खेली, 3 छक्के और 8 चौके शामिल थे। अच्छा, छक्के अगर आपके कम हो और चौके ज़्यादा हो तो लगता है कि हाँ यार कुछ स्टाइलिश आपका अंदाज़ है खेलने का। शादाब खान ने कल जिस बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि यार शादाब खान जो है वो T20 टीम के लिए बतौर कैप्टन जगह बनाना चाहते हैं, बतौर मेन प्लेयर जगह बनाना चाहते हैं। कल उन्होंने 69 रन की इनिंग खेली, 39 बॉलों के ऊपर स्ट्राइक रेट उनका अच्छा रहा, 4 उन्होंने छक्के भी मारे। सो ये भी कल हमने जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं ये भी, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। हमें अभी ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद वलीद ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। हम उनसे बात करते हैं कि कल 2 मैचेस हुए और फिर हम पहले बात कर लेते हैं ज़रा फ़खर ज़मान के ऊपर कि फ़खर ज़मान का जो एक डिसीजन सामने आ रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वलीद, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। वलीद यार ये मुझे बताइएगा ज़रा कि किस तरह से देखते हैं आप फ़खर वाले मामले को। फ़खर कोर्ट भी चले गए, सॉरी कोर्ट नहीं किया, डिसिप्लिनरी कमेटी में भी चले गए, उनकी वहाँ पर भी जो सज़ा थी वो बरकरार रही और अब वो फैसला कर रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे। तो आपको क्या लगता है अगर ये कोर्ट में चले जाते हैं तो आने वाले बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इसी प्ली को लेकर जो है वो कहेंगे हमारे ऊपर तो कोई ऐसा दाग ना लगे कि हमने कोई ऐसी टैंपरिंग की। वो टैंपरिंग को लेकर वर्ल्ड वाइड बहुत एक आपका जो बिहेवियर है, जो आपका एक शख्सियत है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आता है। जी बिल्कुल इमरान भाई, फ़खर ज़मान जैसा बड़ा खिलाड़ी जो है वो अपने ऊपर ये टैग कभी नहीं लेगा कि उसके ऊपर बॉल टैंपरिंग का दबा लगाया जाए। बेशक अभी तक जो है वो उस तरह से फ़खर भी मुतमिन नहीं है इस चीज़ को लेके। उन्होंने अपील भी दायर की थी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो टेक्निकल कमेटी पाकिस्तान सुपर लीग को, जिसमें डॉक्टर ममरेज़ थे, अली नकवी थे और प्रोफेसर जवेद मलिक थे। लेकिन टेक्निकल कमेटी ने जब फ़खर ज़मान से सवालात किए और सवालात के बाद फ़खर ज़मान से भी सवालात हुए, फिर मैच रेफरी से भी सवालात हुए और उसके बाद फ़खर ज़मान के जवाब से जो है वो मुतमिन नज़र नहीं आई टेक्निकल कमेटी। और उसके बाद अब जो है वो फ़खर ज़मान ने जो है वो उसके ऊपर मजीद कार्रवाई का फैसला किया, मजीद अपील करने का फैसला किया, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जिसका कैरियर मुकम्मल साफ शफाफ हो, उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लग जाना और उसके बाद फिर फौरी पाबंदी का भी इतलाक हो जाना, ये काबिल अफसोस है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो फ़खर ज़मान ने बड़ा नीट एंड क्लीन कैरियर रखा है और ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनका कैरियर बहुत साफ सुथरा है। तो मेरे ख्याल से फ़खर जो है वो हर फोरम को जाना चाहिए फ़खर को, और फ़खर को जो है वो अपने दिफा में हर चीज़ पेश करनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें खिलाड़ी जो है वो अपने आप को साफ शफाफ जाहिर करे तो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर वो कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में जाकर वो अपनी जो सफाई पेश करते हैं और उसके अंदर वो क्लियर हो जाते हैं, क्लियर होने के बाद क्या जो डिसीजन लिया है आप जैसे
डिसिप्लिनरी कमेटी थी, पहले उनका डिसीजन आया, फिर टेक्निकल कमेटी का डिसीजन आया। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इसके ऊपर अगर फिर तो उस कमेटी के बारे में भी लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे कि उस वक्त जो अंपायर ने डिसीजन लिया वो भी गलत था, उसने उसको होल्ड कर लेता, आफ्टर द मैच वो ये डिस्कशन करता कि ऐसा हुआ है। आपको थोड़ी खिचड़ी पकी हुई नज़र नहीं आ रही? मुझे तो बात कहीं और से और जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरह अगर फ़खर ज़मान क्लियर हो जाते हैं तो मेरा ख्याल अगर हम माजी की रवायत देखें तो इंज़मामुल हक वाला वाक़या भी हुआ था, उस पर भी अंपायर ने एंड पे माफ़ी मांग ली थी। बेशक जो है वो मैच में जो भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद जो है वो आखिर यही होगा कि अंपायर माफ़ी मांग लेंगे, टेक्निकल कमेटी माफ़ी मांग लेगी, लेकिन इसमें खिलाड़ी क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो हो गया जिस तरह मैच में 5 रन की पेनल्टी मिल गई। देखिए अली, सिर्फ अंपायर के माफ़ी मांगने वाला मामला नहीं, मैं थोड़ा और डीपली बात कर रहा हूँ। वो 5 रन उस पूरे मैच को जो है वो चेंज करके चले गए, तो वो उस 2 पॉइंट को और लाहौर कलंदर के मैच को किस तरह जस्टिफाई किया जाएगा आगे जाके? देखिए सबसे पहली बात तो इमरान भाई ये है कि ये कोई डू एंड डाई मैच नहीं था और ना इसमें फखर को यार लास्ट में जाके तो इसका इम्पैक्ट आ सकता है ना। बिल्कुल ना इसमें फखर को ऐसी हरकत करने की जरूरत थी। अब अंपायर ने 5 रन भी दे दिए हुए हैं, टेक्निकल कमेटी ने अपील भी रद्द कर दी है, चीजें जो है वो मूव फॉरवर्ड हो चुकी हैं, लेकिन अब इसको रिवर्स नहीं हो सकती हैं चीजें, ये किसी भी क्रिकेट में रिवर्स नहीं हो सकती चीजें। बिल्कुल अंपायर जो है वो माजरत जरूर करेंगे, इस पे अपनी जो है गलती तस्लीम कर लेंगे सारे, और जो है वो कोर्ट फखर जमान अगर गिल्टी ना हुए तो उनको क्लियर करार दे देगी। अगर हम ये कहें कि जी वो अंपायर मैच रिवर्स करा देंगे, रन रिवर्स करा देंगे, तो ऐसा कुछ भी ना क्रिकेट में कभी मुमकिन हुआ है ना होगा। अच्छा, आपको लगता है ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो टीवी अंपायर ने इसके ऊपर ज़्यादा एक्शन लिया, ना कि ग्राउंड फील्ड के ऊपर जो मैच था, ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए जो अंपायर थे फैसल आफरीदी, उनको तो बॉल दिखाई नहीं दे रहा था उस वक्त उस ग्रुप के अंदर। ये टीवी अंपायर जो थे उन्होंने ज़्यादा इसको फोकस किया और उन्होंने फिर वो सिग्नल जो थे वो ग्राउंड में पहुँचाए। अंपायर की जिम्मेदारी होती है कि ऑन फील्ड जो भी चीजें चल रही हैं उनके ऊपर नजर रखे, और बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त भी किया कि इसको देखा। लेकिन फखर जमान का जो मौक़िफ़ है उनका यह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल जो है वो गेंद उस टाइम जो है वो ख़राब हो चुका था और जो है मैं उसको सुखा रहा था गेंद को, और वो जो है वो मैंने ऐसी हरकत नहीं की। फखर जमान ने टेक्निकल कमेटी के सामने भी यही बयान दिया, अंपायर जो है मैच रेफरी रोशान मनामा के सामने भी यही बयान दिया, और जो है वो आगे जो भी फखर जमान कार्रवाई करते हैं उसमें भी फखर जमान कल भी बॉल को लेकर कुछ हुआ था कि बॉल की क्वालिटी को लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं कि बॉल की क्वालिटी के अंदर कुछ ऐसा फ़र्क दिखाई दे रहा है कि कल भी बॉल जल्दी ख़राब हो गया। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मामला भी कल को जाके सामने आएगा? बिल्कुल मेरी ये ख्याल में तो मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद इसी चीज़ को छुपाने के लिए हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो गेंदों की क्वालिटी को देखना होगा। कभी किसी की जर्सी के साथ लग के गेंद का कलर तब्दील हो जाता है, कभी किसी टीम की जर्सी के साथ लग के गेंद का कलर लाल हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ, चलिए आप हमारे साथ रहिए, इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हमें ज्वाइन कर लिया है किरण खान शहजादी ने, हमें हमारे प्रोग्राम में हमेशा ज्वाइन करती हैं, अपना टाइम निकालती हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम इमरान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल किरण, आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। ये बताएं कि आपने भी कल फ़खर वाला मामला देखा और आपने भी उसके ऊपर देखा कि वो अब कोर्ट जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट जाने से मामला बेहतर होंगे? ये तो फ़खर के लिए तो चले कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन होती है, लेकिन फिर ये सवाल उठेगा हमारी जो टेक्निकल कमेटी हैं या जो डिसीजन आ रहे हैं PSL से, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक जो उंगलियां हैं जो उठना शुरू हो जाएंगी। हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, कि आपका सवाल क्या था? मैं फ़खर ज़मान के हवाले से सवाल कर रहा था कि फ़खर ज़मान के ऊपर पाबंदी तो लगी, कल वो जो कमेटी थी उसके सामने भी पेश हुए टेक्निकल, लेकिन उनकी सज़ा को जो है वो इसी तरह बरकरार रखा गया। अब वो कोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर वो कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद अगर ये फैसला रिवर्स होता है और उनके मैचेस की जो पाबंदी वाला फैसला उसको ख़त्म कर दिया जाता है, हालांकि वो तो अब 2 मैच निकल जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना डिस्टर्ब होगा ये सारा सिस्टम कि आपने एक प्लेयर को सज़ा दे दी, 2 मैच ख़त्म कर दिए, वो कोर्ट चला गया, तो इसका मतलब है कि जो आपका सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का, जो कमेटी थी वो इस काबिल नहीं थी कि इसको बेहतर तरीके से देख सकती।
देखिए इमरान, बिल्कुल इसी तरह से ये चीजें इस तरह से होती हैं, और कोर्ट में जाके फैसला अगर फखर जमान के हक में आ जाता है तो सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान होगा, और खास करके पीसीबी के ऊपर, उनकी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी सवालात उठना शुरू होंगे। और वैसे भी जब ये सारा मामला शुरू हुआ था तो तब भी ये चीज कही गई थी कि एंगलिंग का फर्क है, क्योंकि अगर मोस्टली आपने भी देखा होगा फखर जमान को जो बॉल पकड़ने का अंदाज है, आप प्रीवियस उनकी जितनी लीग्स हैं या जितने इंटरनेशनल मैचेस हैं, वो बॉल को पकड़ते ही इस एंगल के साथ हैं। तो वो जब इस एंगल से पकड़ा जाता है तो लोग, फिर जैसी बात है, आपको आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लोग कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं, तो वो अगर लोग समझ सकते हैं और मैनेजमेंट में उसको प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं किया और ये सजा सुना दी हो, उनको 2 मैचेस की जो मुअत्तली का फैसला किया गया था, तो डेफिनेटली चीजें डिस्टर्ब होंगी, मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होगी। और फिर टीम, देखिए लाहौर कलंदर के मेन प्लेयर हैं फखर जमान, और फखर जमान का ना खेलना 2 मैचेस के अंदर, और अगर वो दोनों मैच खुदा न खास्ता लाहौर के अंदर हार जाती है तो देखिए उसके ऊपर इफेक्ट तो फिर टीम के ऊपर भी आता है। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो बेहतर होता कि इन चीजों को थोड़ा सा और बारीकी के साथ चीजों को देख लिया जाता, ताकि वाजिया क्लैरिटी आ जाती, वीडियोस को बार बार देखा जाता, वीडियो एंगल को देखा जाता कि वो ये वीडियो जो शूट हुई है या कैमरे पे जो सामने नजर आ रहा है वो किस एंगल से किया गया था, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से उसको देखा जाता, मुख्तलिफ जो माहिर हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात की जाती, देखा जाता और फिर कोई फैसला दिया जाता। हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू ये भी है कि सोशल मीडिया पर जब एक कोई चीज आती है उसमें इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि चीजों को बिना सोचे समझे ही इस अंदाज से कर दिया जाता है और बहुत सारे फैसले फिर आ जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर के साथ भी यही चीज होगी, और फिर सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर थे, बॉल उस वक्त फखर जमान के हाथ में थी, जबकि जो है वो बॉल करवा नहीं रहे थे। तो किस तरह से उनके ऊपर जो ये इल्जाम छेड़छाड़ का जो बॉल के साथ बॉल टेम्परिंग का लगाया गया है, तो देखिए सवाल तो उठते हैं, फिर सवालिया निशान भी बनता है कि मैनेजमेंट ने किस तरीके से ये फैसला सुनाया है। जैसी बात है, इसके ऊपर एक्शन हुआ और एक्शन की कमेटी ने उसके बाद आगे जाके इसका क्या इम्पैक्ट आता है। हम जरा थोड़ा सा मैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। नुमान के साथ हमने गुफ्तगू की, लास्ट में नुमान की तरफ आएंगे। वलीद ये बताएं कि आपको जो हैदराबाद की टीम है, जिसने सबसे जब वो 2 टीमों की बोली हुई तो हैदराबाद की टीम की बोली काफ़ी बड़ी बोली लगी है, 1 अरब 75 करोड़ रुपए की। आपको कुछ प्रोफेशनलिज्म का फुकदान दिखाई दे रहा है? अब अगर टेबल पॉइंट देखो तो सबसे नीचे वो हैं, फिर उसके बाद पिंडीज़ हैं। पिंडीज़ की टीम भी आपको पता है कि काफ़ी महंगी बिकी। तो किस तरह से देख रहे हैं कि ये 2 नई टीमें हैं और दोनों ही नई टीमें जो है बॉटम पे खड़ी हैं? आप, मुझे तो नहीं लगता है कि ये टीमें टॉप 4 में जा पाएंगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हैदराबाद की जो टीम है वो 175 करोड़ में बिकी, और फिर रावलपिंडी की टीम भी सबसे महंगी टीम साबित हुई पाकिस्तान सुपर लीग की, और दोनों टीमें जो है वो टेबल के बॉटम पे मौजूद हैं। अगर हम हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो अभी तक हैदराबाद किंग्समैन जो है वो अपना कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम रही है। अभी पिछले मैच में देखें तो हैदराबाद किंग्समैन ने 225 रन किए और उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने 227 रन करके उनको जो है वो शिकस्त दे दी। अगर हम बॉलिंग देखें तो हैदराबाद की बॉलिंग भी नाकाम नजर आ रही है, बैटिंग में भी हैदराबाद उस तरह से नहीं है। फिर हैदराबाद के कप्तान के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि जी लबुशेनी जो है वो टेस्ट के कप्तान हैं और उनको जो है वो T20 का कप्तान बना दिया गया। फिर बहुत से लोग जो है वो ये खबरें लेके आ रहे हैं कि साइम अयूब उम्मीदवार थे इनकी कप्तानी के, तो उनको जो है वो कप्तान नहीं रखा गया। लेकिन गुज़िश्ता जो मैच हुआ उसमें मार सदाकत ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर शर्जील खान का जो नॉक था वो बड़ा क्वालिटी नॉक था। पाकिस्तान को लोअर ऑर्डर में एक पावर हिटर की जरूरत भी है, तो जिसने भी शर्जील खान को उस पॉइंट पे रखा वो जो है वो शख्स तारीफ का हामिल है कि शर्जील खान को लोअर ऑर्डर में भेजा और शर्जील ने पुराने गेंद के साथ 50 रन स्कोर किए हाई स्ट्राइक रेट के साथ। पुराने गेंद से खेले, नए गेंद से खेले, मुझे तो शर्जील खान की वापसी पाकिस्तान की क्रिकेट में तो कम से कम नहीं दिखाई देती। लेकिन हमें ये बताएं किरण, आप बताएं जरा, आप अच्छा नहीं हो गया पिंडी की टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आपके सामने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, आपके ग्राउंड में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ सारे पिंडी वाले बैठ के? किरण मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से रावलपिंडी की परफॉर्मेंस है, आपको क्या लगता है कि टॉप 4 में आ पाएगी? और अगर पिंडी शहर के अंदर, पिंडी स्टेडियम के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस होती तो पिंडी वाले तो काफ़ी मायूस होते हैं ना, तो आप वहाँ बैठ के क्या सपोर्ट नहीं कर रहे अपनी टीमों को?
डेफिनेटली इमरान के ये चीजें होती हैं, जो जिस सिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ के शहरी जो होते हैं, तमाशाई शायकीन जो होते हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ की टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे और फाइनल राउंड तक क्वालिफाई करने की कोशिश करे। लेकिन क्योंकि डेफिनेटली मैं एक चीज समझती हूँ कि पिंडी और कराची किंग्स, आप बात कर रहे थे अभी, आप पहले भी आपने सवाल किया, तो दोनों ही टीम्स नई हैं। देखिए जब भी जब PSL पहली बार स्टार्ट हुआ था, तो जो छोटी टीम थी जिनको इतना ज्यादा रेटिंग नहीं मिल रही थी, वो अच्छा आके परफॉर्म कर रही थी। लेकिन देखा हमने ये कि हालांकि रावलपिंडी और कराची किंग्स के सबसे महंगे उनके खिलाड़ी भी बहुत अच्छे, लेकिन इसके बावजूद की परफॉर्मेंस वो वाली नहीं आ पा रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, पिंडी के टीम में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनर थे, लेकिन इसके बावजूद, लेकिन शायद मुझे लगता है उनके ऊपर एक प्रेशर भी है। कितने साल दोनों लगेंगे? टीम लाहौर नई भी कलंदर की हैं तरह 7 और साल उस लग तरीके से जाएंगे? वो लाहौर कलंदर की तरह 7 साल लग जाएंगे पिंडी को इवेंट को जीत रहे? इतने नहीं लगने चाहिए, लेकिन देखिए थोड़ा सा उनको ये मार्जिन देना चाहिए कि पहला सीजन है और चीजें, बहुत सारी चीजें समझने में टाइम लगता है। देखिए लाहौर तो देखिए वो बदकिस्मत टीम थी जो बहुत क्लोज मैच जाके हारती थी। आप देखिए वो 1 रन से हार, वो 200 रन बना के चेस करवा देती थी और फिर होता था कि 2 रन से हार जाती थी। तो पिंडी एटलीस्ट मतलब उस स्टेज पर नहीं है, तो हमें उसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। हो सकता है सेकंड में वो बेहतर परफॉर्म करे। मुल्तान को देख ले, मुल्तान की हमारे सामने, मुल्तान की टीम हमेशा एंड तक जाके भी वो चीज नहीं कर पाती थी। कोयटा की टीम पहले उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बाद में आप देख लें दूसरा तीसरा सीजन है वो बिल्कुल आउट जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। वो उनकी मैनेजमेंट भी नहीं है, चीजें भी नहीं है, आपस में जेल इन होने में भी उनको टाइम लगेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइम वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो अगली दफा वो अपनी चीजों को बेहतर करें, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर। इस दफा तो वो टीम, हर एक टीम के लिए एक, आप समझिए कि वो टाइम था कि ओपन ऑप्शन से प्लेयर्स बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हो सकता है कि आने तो आप सही जो है ना, आप ठीक कह रही हैं किरण के आने वाले, किरण आप ठीक कह रही हैं कि आने वाले दिनों में शायद जो टीम ऑनर्स हैं सॉरी, उनको भी समझ आ जाए कि टीम बनानी कैसी है, टीम का कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, टीम का जो कोचिंग स्टाफ है वो कैसे रखना है। नुमान, अभी हम बात कर रहे थे पॉइंट्स टेबल के ऊपर, आपको लगता है कि इस दफ़ा जो टॉप 4 के अंदर है, जो हमने शुरू में टीमें डिस्कस की थी, शायद वो आने वाली हैं, जिसमें हम कराची की बात कर रहे थे, हम लाहौर की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, ये टॉप टीमें, आपकी टॉप टीमों में आपको लगता है कि शायद नीचे से कोई हिलजुल हो जाए? अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं ना। अच्छा, अभी तक अगर तमाम 10 मैचेस हो चुके हैं, 10 मैचेस को देखा जाए तो अच्छे 2-3 मैच हुए, सब 2-3 मैच हुए हैं। अभी PSL बाकी पड़ा है। अभी इन्होंने 2 मैच खेले हैं, 3 मैचेस खेले हैं। तो अब मेरे ख्याल से कि पिंडीज़ के जो चांसेस हैं वो टॉप 4 में आ सकता है। अच्छा। अगर आप पिंडीज़ को देखें, इसके बाद उसको हैदराबाद किंग्समैन को देखें, ये 2 नई टीमें हैं। शर्जील खान कल भी यही बात कर रहे थे मैच के अख्ताम पर कि अभी हमारी टीम नहीं है लड़कों के दरमियान। ये भी मैडम भी यही बात कर रही थी कि अभी जो है ना कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा लड़कों के दरमियान में, अभी एतमाद का जो फुकदान पाया जा रहा है। तो माइट भी पॉसिबल है कि ये अगले 10 मैचेस के बाद जाके सूरत हाल क्लियर होगी। मुझे लग रहा है कि पिंडीज कहीं ना कहीं जो है वो टॉप 4 के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आज भी बड़ा तगड़ा मैच है PSL का, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर मैच है। और ये मैच भी अगर आज लाहौर कलंदर जीतती है तो वो टॉप पोजीशन पर जा सकती है। वो जो अभी कराची की टीम है वो नीचे आ सकती है। लेकिन मुझे अब थोड़ी डिस्कशन करनी है क्राउड के ऊपर। वलीद, आपको जिस तरह से कल फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, एक मरतबा फिर से 137 रुपये बढ़ गया, आपको लगता है कि शायद वो यही वजह रही होगी कि जब रिव्यू की तरफ जा रहे थे कि क्राउड को लाना है, और कहीं ना कहीं जो हाई अप्स हैं उनको पता था कि पेट्रोल जो उसकी प्राइसेस हैं वो बढ़नी है, तो शायद क्राउड नहीं आएगा और क्राउड कम आएगा इसकी वजह से, या फिर क्राउड जो आ रहा है उसको उनकी बचत करने के लिए, सेविंग करने के लिए डिसीजन लिया गया था?